हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बरामदे का पिछला कोना कंधा देखकर आशा बड़बड़ा रही है। दोस्त किसी इंसान का नहीं, एक छोटे से पंछी का है, जिसे पंजाब में घुग्गी कहते हैं। किस्सा इतना सा है कि सामने कोने में घुग्गी के एक जोड़े ने अपना छोटा सा घोंसला बना रखा है, जिसमें उनके कुछ नवजात बच्चे रहते हैं। अभी उन्हें अपने माँ बाप की सुरक्षा की बेहद ज़रूरत है। नर मादा दोनों किसी को भी उस कोने में नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम उनके बच्चे चुरा लेंगे या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। काम वाली बाई सफाई करने गई तो चोंच से उसके सिर के बाल ही खींच ले गए। इसके बाद से उसने तो उधर जाना ही छोड़ दिया। आशा घूंघट निकालकर उधर गई तो उसके सिर पर घुग्गी के जोड़े ने चोंच मार दी। इन्हें किसी भी तरह यहाँ से हटाइए, आशा गुस्से में बोली। अजीब गुंडागर्दी है, अपने ही घर में इन्होंने हमारा चलना फिरना हराम कर रखा है। आशा, इनकी हिम्मत और ममता तो देखो। हमारा घर इन नन्हे नन्हे पंछियों के शब्दकोश में कहाँ है। यह तो बस कितनी मेहनत से अपने बच्चे पाल रहे हैं, यहाँ तक कि रात को भी सोते नहीं। याद है उस रोज रात के 12 बजे जब स्कूटर रखने उधर गया था, तो भी दोनों मेरे बाल खींच कर ले गए थे। रात 12 बजे का जिक्र आया तो याद आया कि आशा को रविंद्र के बारे में बताना तो मैं भूल ही गया। रविंद्र का फ़ोन न मिल पाने के कारण हम पति पत्नी परेशान जो थे। सुनो आशा, रविंद्र का फ़ोन तो कटा पड़ा है। बच्चों ने बिल ही जमा नहीं कराया, कहते हैं सबके पास मोबाइल है, तो इस लैंडलाइन की क्या ज़रूरत है। बुरी तरह चौंक गई थी आशा। मोबाइल तो बच्चों के पास है ना, रविंद्र अपनी बातचीत कैसे करेंगे। वैसे भी रविंद्र आजकल अपने आप में ही सिमटते जा रहे हैं। पिछले 2 माह से दोपहर का खाना भी दफ्तर के बाहर वाले ढाबे से खा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह खाना बनाकर देना बहुओं के बस का नहीं है। आशा के बदलते तेवर देखकर मैंने गर्दन झुका ली। 18 साल पहले जब रविंद्र की पत्नी का देहांत हुआ था, तब दोनों बेटे छोटे थे, उम्र रही होगी 8 और 10 साल। आज दोनों अच्छे पद पर कार्यरत है, दोनों का अपना अपना परिवार है। बस रविंद्र ही लावारिस से है, कभी इधर तो कभी उधर। एक दिन मैंने पूछा था, तुम अपनी ज़रूरतों के बारे में कब सोचोगे रविंद्र। मेरी ज़रूरतें अब है ही कितनी। क्यों चिंता हो ना, अभी सांस चल रही है ना। चल तो रही है, अब मेरे चाहने से बंद भी तो नहीं होती कम वक्त। यह सुनकर मैं अवाक रह गया था। बहुत मेहनत से पाला है रविंद्र ने अपनी संतान को, कभी अच्छा नहीं पहना, अच्छा नहीं खाया, बस जो कमाया बच्चों पर लगा दिया। पत्नी नहीं थी ना, क्या करता, माँ भी बनता रहा बच्चों की और पिता भी। माना ममता के बिना संतान पाली नहीं जा सकती, फिर भी एक सीमा तो होनी चाहिए ना। हर रिश्ते में एक मर्यादा, एक उचित तालमेल होना चाहिए। उनका सम्मान ना हो तो दर्द होगा ही। रविंद्र ने अपना फ़ोन कटा ही रहने दिया। इस पर मुझे और भी गुस्सा आता कि बच्चों को कुछ कहता क्यों नहीं। फ़ोन पर तो बात हो नहीं पा रही थी। 2 दिन सैर पर भी नहीं आया तो मैं उसके घर ही चला गया। पता चला साहब बीमार है। इस हालत में अकेला घर पर पड़ा था, क्योंकि दोनों बहुएं अपने मायके गई थी। हर शनिवार उनका रात का खाना अपने अपने मायके में होता है, तो तुम कहाँ खाते हो। बीमारी में भी तुम्हें उनकी वकालत सूझ रही है। फ़ोन ठीक होता तो कम से कम मुझे ही बता देते, मैं आशा से खिचड़ी बनवा लाता। रविंद्र चुप रहा और उसका पालतू कुत्ता सूसू करता उसके पैरों के पास बैठा रहा। यार, इसे फ्रिज में से निकाल कर डबल रोटी ही डाल देना, रविंद्र बोला। बेचारा मेरी तरह भूखा है, मुझसे खाया नहीं जा रहा और इसे किसी ने कुछ दिया नहीं। क्यों, अब यह भी फालतू हो गया क्या। मैं व्यंग्य से बोल पड़ा। 10 साल पहले जब लाए थे, तब तो आप लोगों को मेरा इसे कुत्ता कहना भी बुरा लगता था। तब यह आपका राजा था, और आज जिसका भी रेशम उतर गया है, होंगे होंगे इसके भी दिन पूरे। रविंद्र उदास मन से बोला। कुत्ते की उम्र 10 साल से ज़्यादा नहीं होती ना भाई। तुम अपनी उम्र का बताओ रविंद्र, तुम्हें तो अभी 20-25 साल और जीना है। जीना कब शुरू करोगे, इस बारे में कुछ सोचा है। इस तरह तो अपने प्रति जो तुम्हारा रवैया है, उससे तुम जल्दी ही मर जाओगे। कभी कभी मुझे यह सोचकर हैरानी होती है कि रविंद्र किस मिट्टी का बना है। उसे कभी कोई तकलीफ भी होती है या नहीं। जब पत्नी चल बसी तब नाते रिश्तेदारों ने बहुत समझाया था कि दूसरी शादी कर लो, तब रविंद्र का सीधा सपाट उत्तर होता था, मैं अपने बच्चों को रुलाना नहीं चाहता। 2 बच्चे हैं, शादी कर ली तो आने वाली पत्नी अपनी संतान भी चाहेगी, और मैं 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं चाहता। इसलिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए।
रविंद्र का यह सीधा सपाट उत्तर था। हमारे भी दो बच्चे थे। आशा ने साथ दिया। इस सत्य से मैं इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वह ना चाहती तो शायद मैं भी चाहकर कुछ नहीं कर पाता। एक तरह से रविंद्र, मैं और आशा तीनों ने मिलकर 4 बच्चों को पाला। रविंद्र के बच्चे कब कब आशा के भी बच्चे बने रहे, समझ पाना मुश्किल था। मैं यह भी नहीं कहता रविंद्र के बच्चे उससे प्यार नहीं करते। प्यार कहीं सोसा गया है, कहीं दबसा गया है। कुछ ऐसा लगता है सदा पिता से लेते लेते वे यह भूल ही गए हैं कि उन्हें पिता को कुछ देना भी है। छोटे बेटे ने पिता के नाम पर गाड़ी खरीदी जिसकी किस्त पिता चुकाता है, और बड़े बेटे ने पिता के नाम पर घर खरीदा है जिसकी किस्त भी पिता की तनख्वाह से ही जाती है। कुल मिलाकर 2,000 रुपये तुम्हारे हाथ आते हैं। उसमें तुम्हारा दोपहर का खाना, कपड़ा, दवा, टेलीफोन का बिल कैसे पूरा होगा? क्या बच्चे यह सब कुछ सोचते हैं? अगर नहीं सोचते तो उन्हें सोचना पड़ेगा रविंद्र। यह कुत्ता भी आज तुम्हारे परिवार में फालतू है, क्योंकि घर में तुम्हारे पोते पोतियां हैं जो एक जानवर के साथ असुरक्षित है। कल कुत्ता तुम्हारी ज़रूरत था, क्योंकि बच्चे अकेले थे। दोनों बच्चे तुम्हारे साथ किस बदतमीजी से पेश आते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता। कोई भी बाहर का व्यक्ति झट समझ जाता है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करते, और तुम कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हो। रविंद्र, अपनी सूध लेना सीखो। याद रखो, माँ भी बच्चे को बिना रोए दूध नहीं पिलाती। तकलीफ हो तो रोना भी पड़ता है, और रोना भी चाहिए। इन्हें वो भाषा समझाओ जो समझ में आए। मैं क्या करूं, कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। तुम क्यों मांगो? अभी तो 20,000 हर महीने तुम इन पर खर्च कर रहे हो। अभी तो देने वालों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम आता है। तुम्हें अपने लिए चाहिए ही क्या? समय पे 2 वक्त का खाना और धुले हुए साफ कपड़े, जरा सी इज्जत और जरा सा प्यार। बदले में अपना सब कुछ दे चुके हो बच्चों को, और दे रहे हो। अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, चाहो तो सब हो सकता है। तुम जरा सी हिम्मत तो जुटाओ। वास्तव में उस दिन रविंद्र बेचैन था, और उसकी पीड़ा हम भी पूरी ईमानदारी से सह रहे थे। बिना कुछ कहे भी पल पल हम रविंद्र के साथ ही तो थे। एक अधिकार था आशा के पास भी। माँ की तरह ममत्व लुटाया था आशा ने भी बच्चों पर। जी चाहता है कान मरोड़ दे दोनों के, आशा ने गुस्सा होते हुए कहा था। आज किसी लायक हो गए तो पिता की जरूरतों का अर्थ ही नहीं रहा उनके मन में। पहल रविंद्र को करने दो आशा, यह उसकी अपनी जंग है। इसमें जंग वाली क्या बात हुई? जंग का अर्थ सिर्फ 2 देशों के बीच लड़ाई तो नहीं होता। विचारों के बीच जब तालमेल ना हो तब भी तो मन के भीतर एक घमासान चलता रहता है ना। उसके घर का मसला है, उसी को निपटाने दो। किसी तरह आशा को समझा बुझाकर मैंने शांत तो कर दिया, लेकिन खुद असहज ही रहा। अक्सर सोचता, रविंद्र बेचारे ने गलती भी तो कोई नहीं की। एक अच्छा पिता और एक समर्पित पति बनना तो कोई अपराध नहीं है। रविंद्र ने जब दूसरी शादी न करने का फैसला लिया था तब उसका वह फैसला उचित था। आज यदि वह अकेला है तो हम सोचते हैं कि उसका निर्णय गलत था। तब शादी कर लेता तो कम से कम आज अकेला तो ना होता। अक्सर जीवन में ऐसा ही होता है, कल का सत्य आज का सत्य रहता ही नहीं। उस पल की ज़रूरत वह थी, आज की ज़रूरत यह है। हम कभी कल के फीते से आज को तो नहीं नाप सकते ना। संयोग ऐसा बना कि कुछ दिन बाद सुबह सुबह मैं उठा तो पाया कि बरामदे का वह कोना साफ सुथरा है जहाँ घुग्गी ने घोंसला बना रखा था। बाई पोछा लगा रही थी। बच्चे उड़ गए साहब, बाई ने बताया। वह देखिए, उधर 2 छोटे छोटे चिड़िया के आकार के नन्हे नन्हे जीव इधर उधर फुदक रहे थे, और नर मादा उनकी खुली चोंच में दाना डाल रहे थे। अरे आशा, आओ तो देखो ना, कितने प्यारे बच्चे हैं, जरा भागकर आना। आशा आई और सहसा कुछ ऐसा कह गई जो मेरे अंतर मन को चुभ सा गया। हम इंसानों से तो यह परिंदे अच्छे। देखना, 4 दिन बाद जब बच्चों को खुद दाना चुगना आ जाएगा तो यह नर मादा इन्हें आज़ाद छोड़ देंगे। हमारी तरह यह नहीं सोचेंगे कि ये सदा हमसे ही चिपके रहे। हम सबकी यही तो त्रासदी है कि हम चाहते हैं कि बच्चे सदा हमारी उंगली ही पकड़कर चले। हम सोचना ही नहीं चाहते कि बच्चों से अपना हाथ छुड़ा लें, क्योंकि इंसान को बुढ़ापे में संतान की ज़रूरत पड़ती है जो इन पंछियों को शायद नहीं पड़ती। आशा, इंसान सामाजिक प्राणी है और वह परिवार से, समाज से जुड़कर जीना चाहता है। आशा बड़बड़ाकर वही धम से बैठ गई। मैं आशा को पिछले 30 सालों से जानता हूँ। अन्याय साथ वाले घर में होता हो तो अपने घर में बैठे इसका खून उबलता रहता है। रविंद्र के बारे में ही सोच रही होगी। एक बेनाम सा रिश्ता है आशा का रविंद्र के साथ। वह मेरा मित्र है और यह मेरी पत्नी। दोनों का रिश्ता भला क्या बनता है? कुछ भी तो नहीं।
लेकिन यह भी एक सत्य है कि आशा रविंद्र के लिए बहुत कुछ है, भाभी, बहन, मित्र और कभी कभी माँ भी। रविंद्र को अपने घर ला रही हूँ मैं, ऊपर का कमरा खाली कर सब साफ सफाई करा दी है। बहुत हो चुका खेल तमाशा, बेशर्मी की भी हद होती है। अस्पताल से सीधे यहीं ला रही हूँ, सुना आपने? मुझ में काटो तो खून नहीं रहा, अस्पताल से सीधा? तो क्या रविंद्र अस्पताल में है? याद आया, मैं तो 2 दिन से यहाँ था ही नहीं। कार्यालय के काम से दिल्ली गया था, देर रात लौटा था और अब सुबह सुबह यह सब। पता चला रविंद्र के शरीर में शुगर की बहुत कमी हो गई थी, जिस वजह से उसे कार्यालय में ही चक्कर आ गया था और दफ्तर के लोगों उसे अस्पताल पहुँचा दिया था। नहीं आशा, यह हमारे सीमा में नहीं आता, घर तो उसका वही है। कोई बात नहीं, आज देखते हैं, अस्पताल से तो वह अपने ही घर जाएगा। उस दिन मैं दफ्तर से आधे दिन का अवकाश लेकर उसे अस्पताल से उसके घर ले गया। दोनों बेटे जल्दी में थे और बहुएं बच्चों में व्यस्त थी। सहसा तभी उनका कुत्ता छोटे बच्चे पर झपट पड़ा, शायद वह भूखा था। उसके हाथ का बिस्किट छिटक कर परे जा गिरा। रविंद्र के पीछे उसने 2 दिन कुछ खाया नहीं होगा, क्योंकि रविंद्र के बिना वह कुछ भी खाता नहीं। रविंद्र को देखते उसकी भूख जाग उठी और बिस्किट लपक लिया। पापा, आपने इसे ढंग से पाला नहीं, ना कोई ट्रेनिंग दी है, ना तमीज़ सिखाई है। 2 दिन से लगातार भौंक भौंक कर हम सबका दिमाग खा गया है। ना खाता ना पीता है और हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। समय तो आपके पास अपने बाप के लिए भी नहीं है। कुत्ता तो बहुत दूर की चीज़ है बेटे। रही बात तमीज़ की, तो वह रविंद्र भैया ने तुम दोनों को भी बहुत सिखाई थी। यह तो जानवर है, बेचारा मालिक के वियोग में भूखा रह सकता है, यह भौंक सकता है, फिर भी दुम हिलाकर स्वागत तो कर रहा है। तुमसे तो वह भी नहीं हुआ, जिनके पास जबान भी है और हाथ पैर भी। घंटे भर से हम देख रहे हैं। मुझे तो तुम दोनों में से कोई अपने पिता के लिए 1 कप चाय लाता भी दिखाई नहीं दिया। आशा बोली तो बड़ा बेटा आशीष स्तब्ध रह गया। कुछ कहता तभी टोक दिया आशा ने, तुम्हारे पास समय नहीं, कोई बात नहीं रविंद्र, नौकर रखकर अपना गुजारा कर लेंगे। कम से कम उनकी तनख्वाह तो तुम उनके पास छोड़ दो। बाप की तनख्वाह तो तुम दोनों भाइयों ने आधी आधी बांट ली। कभी यह भी सोचा कि वह बच्चे वे 2000 रुपयों में कैसे खाना खाते हैं, दवा भी ले पाते हैं कि नहीं? फोन तक कटवा दिया उनका, क्यों? क्या उनका कोई अपना जानने वाला नहीं जिसके साथ वह सुख दुख बांट सके? क्या जीते जी मर जाए तुम्हारा बाप? आशा की ऊंची आवाज़ सुन छोटा बेटा तनिष और उसकी पत्नी भी अपने कमरे से बाहर चले आए। तुम दोनों की माँ आज जिंदा होती तो अपने पति की यह दुर्गति नहीं होने देती। हम क्या करें, हमारी सीमा तो सीमित है ना बेटे। तुम मेरे बच्चे होते तो कान मरोड़ कर पूछती, लेकिन क्या करूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ ना। रोने लगी थी आशा। रविंद्र और उसके परिवार के लिए अक्सर रो दिया करती है, कभी उनकी खुशी में, कभी उनकी पीड़ा में। कभी कपड़े देखे हैं तनिष तुमने अपने पापा के? हजारों रुपए अपने कमीजों पर तुम खर्च कर देते हो। कभी देखा है इतनी गर्मी में उनके पास कोई ढंग की सूती कमीज भी है? ऑफिस के सामने वाले ढाबे पर दोपहर का खाना खाते हैं। क्या तुम दोनों की बीवियाँ वक्त पर ससुर को टिफिन नहीं दे सकती? अरे सुबह नहीं तो कम से कम दोपहर तक पहुंचाने का इंतजाम ही करवा दो। बहुएं तो दूसरे घरों से आई है, हो सकता है इनके घर में माँ बाप का ऐसा ही आदर होता हो। कम से कम तुम तो अपने पिता की कद्र करना अपनी पत्नियों को सिखाओ। क्या मैंने यही संस्कार दिए थे तुम लोगों को? ऐसा ही सिखाया था ना? दोनों भाई चुप थे और उनकी बीवियाँ तटस्थ थी। आशीष तनिष आगे कुछ कहते कि आशा ने पुनः कहा, बेटा अपने बाप को लावारिस मत समझना। अभी तुम जैसे 2 चरवा और भी पाल सकते हैं। नहीं संभाले जाते तो यह घर छोड़कर चले जाओ। आशीष तुम अपने फ्लैट में और तनिष तुम अपने किराए के घर में। अपनी अपनी किस्तें खुद दो, वरना आज ही रविंद्र फ्लैट और गाड़ी बेचने को तैयार है। इन्हीं के नाम है ना दोनों चीज़ें। रविंद्र चुपचाप आंखें मूंदे पड़े थे। जाहिर था उसी के शब्द आशा के होठों से फूट रहे थे। आशा अब बस भी करो, आओ चले। आते आते दोनों बच्चों का कंधा थपक दिया। मुझसे आंखें मिली तो ऐसा लगा मानो वही पुराने आशीष तनिष सामने खड़े हो, जो स्कूल में की गई किसी शरारत पर टीचर की सजा से बचने के लिए मेरे या आशा के पास चले आते थे। आंखें मूंद कर मैंने आश्वासन दिया, कोई बात नहीं बेटा, जब जागे तभी सवेरा। संभालो अपने पापा को। डबडबा गई थी दोनों की आंखें, मानो अपनी भूल का एहसास पहली बार उन्हें हुआ हो। मैं कहता था ना कि हमारे बच्चे संस्कारहीन नहीं हैं। हाँ, जवानी के जोश में बस जरा सा यह सत्य भूल गए हैं कि उन्हें जवान बनाने में इसी बुढ़ापे का खून और पसीना लगा है, और यही बुढ़ापा बाहें पसारे उनका भी इंतजार कर रहा है।
कहा था ना मैंने कि उनका प्यार कहीं सोसा गया है। उसी प्यार को जरा सा झिझोड़ के जगा दिया था आशा ने। सच्ची कहा था मैंने, रो पड़े थे दोनों और साथ साथ आशा भी। जरा सा चैन आ गया मन को, अंततः सब अच्छा ही होगा, यह सोच मैंने और आशा ने उस घर से विदा ली। क्या करते हम, कभी कभी मर्ज को ठीक करने के लिए मरीज को कड़वी गोली भी देनी पड़ती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।